आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर कहानी अघोरानंद और जटाधारी वैशाली। इसके लेखक हैं अनिल शेखर और इसे आप तक पहुंचा रहा हूं मैं आरजे अनवारुल हसन। नमस्कार। भाग 2। कॉलेज से आने के बाद वहां घटी घटनाओं के बारे में वो जरूर उन्हें बताती। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी दोनों बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। माधवराव और वैशाली का कमरा अगल बगल था। कभी कभार दोनों बोलचाल लिया करते थे। उनकी आदतों को देखते हुए वैशाली कम से कम बातचीत करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे लगभग 2 साल बीत गए। अब वैशाली फाइनल ईयर में आ चुकी थी। उसके साथ साथ वो पीएससी की तैयारी भी कर रही थी। कॉलेज का समय 9 से 4 तक का था और उसके बाद शाम को 6 से 7 पीएससी की कोचिंग के लिए जाती थी। कोचिंग की क्लास लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। आने जाने के लिए साइकिल का उपयोग करती। उस दिन जब वो घर वापस लौटी तो 8:30 बज चुके थे। खाना खाकर वो अपने कमरे में आ गई। नीचे दलाल और गोपीनाथ जी की महफिल चल रही थी। पंकजा भी कभी कभार एक आध पैग ले लिया करती थी। उस दिन भी वैसा ही हुआ। लगभग 10 बजे तक महफिल खत्म हो चुकी थी। पंकजा और गोपीनाथ दोनों नशे की हालत में थे। वैशाली अपने कमरे में थी। वो कोशिश करती कि जब तक दलाल घर पर मौजूद हैं तब तक नीचे की मंजिल पर न जाए, उनसे सामना न होना पड़े। वो उसे बेहद अजीब नजरों से घूरा करते हैं, जैसे आंखों से ही सब कुछ कर लेना चाहते हैं। पुरुष की मानसिकता बड़ी अजीब होती है। वो हर स्त्री को एक शरीर की तरह ही देखता है। पुरुष की शारीरिक क्षमता इस प्रकार की है कि वो अपने पूर्ण यौवन वाले समय में भी एक दिन से ज्यादा 3 या 4 बार ही संबंध बना सकता है। लेकिन दिन भर में अगर उसे 100 स्त्रियां दिख जाएं तो भी उनमें से हर किसी को वो उसी नजर से देखता है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 16 से लेकर 60 वर्ष तक के पुरुष शामिल हैं और उनमें से अधिकांश की नजर भी ऐसी ही होती है। ये शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। खैर, इससे बचने के लिए वैशाली अपने कमरे में ही रहा करती थी। नशे का खुमार बढ़ा और उसके बाद गोपीनाथ की वासना भी प्रबल हो गई। पंकजा भी नशे में थी। नशा जब चढ़ जाता है तो वो सबसे पहले विवेक को नष्ट करता है, सही गलत की पहचान को समाप्त करता है। दोनों बेडरूम तक तो पहुंच गए, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल गए और सहवास में लिप्त हो गए। माधवराव अपने दोस्तों के साथ महफिल सजाकर वापस लौटा। इंटरलॉक की एक चाबी उसके पास भी हुआ करती थी, इसलिए वो आराम से ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। महफिल के निशान मौजूद थे और ड्राइंग रूम में शराब की बोतल खुली हुई रखी थी। वासना के ज्वार में गोपीनाथ उसे हटाना भूल गए थे। माधवराव ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। झटपट एक लार्ज पैग बनाया और उसे अंदर कर लिया। तभी उसे सिसकारियों की आवाज सुनाई दी। वो मामला समझ गया और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। बेडरूम रास्ते में पड़ता था। दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था और अंदर पंकजा और गोपीनाथ का कार्यक्रम चल रहा था। माधवराव युवा था, ऊपर से नशा, वो भी सामान्य से ज्यादा। उस दृश्य ने उसके अंदर तूफान पैदा कर दिया। वो अपने कमरे में पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेट गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदलता वो लेटा था। मन के अंदर वासना हिलोरे ले रही थी। रात के लगभग 11 बजे थे। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। रोज की तरह वैशाली सोने से पहले नहा रही थी। माधवराव के मन में कभी भी वैशाली के प्रति इस प्रकार का भाव नहीं आया था, लेकिन आज की बात कुछ और थी। काफी देर तक वो अपने आप को
रोकता रहा, लेकिन फिर उठकर वैशाली के कमरे की तरफ बढ़ा। रात के 11 बज गए थे, इसलिए वैशाली निश्चिंत थी कि सब सो गए होंगे। उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। नहाने के बाद तौलिया लपेटकर वो बाहर निकल आई। वो भौचक्की रह गई। कमरे में माधवराव खड़ा हुआ था। वैशाली को इस रूप में देखकर माधवराव से रहा नहीं गया। उसने एक झटके में तौलिया को निकालकर फेंका और उसके बाद उसने वैशाली को जी भर के भोगा। फिर वो अपने कमरे में चला गया। वैशाली अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपनी किस्मत को रोती रही, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। अगले दिन वैशाली दिन भर गुमसुम रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। माधवराव ने जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन उसके बाद डर के मारे वो भी सुबह से देर रात तक गायब रहा। 2-3 दिन गुजर गए। वैशाली ने संकोचवश पंकजा से कुछ नहीं कहा। माधवराव को भी ये बात समझ में आ गई। इससे उसका हौसला और बढ़ गया और जब भी उसे मौका मिलता वो वैशाली को पकड़ लेता। वैशाली के पास बताने के लिए कोई भी नहीं था। वो दिन रात चिंता में घुलने लगी। इस चक्कर में उसके सेमेस्टर में भी नंबर काफी कम आए। अध्यापकों को भी समझ में नहीं आया कि इसे क्या हो गया है। उन्होंने भी उसे काफी समझाइश दी, लेकिन वो अपना दर्द किसी को नहीं बता पाई। आखिरकार उसने भगवान शिव के सामने गुहार लगाई। दिसंबर का महीना चल रहा था। 4 महीने के बाद परीक्षाएं चालू होने वाली थी। दिसंबर आखिरी होते होते अचानक वैशाली के सिर में जटाएं बनने लगी। आप लोगों ने भी कई साधुओं के सिर पर इस प्रकार की जटाएं देखी होंगी। बाल इसमें आपस में चिपककर मोटे मोटे रस्सों की तरह हो जाते हैं। इन्हें जटाएं कहते हैं। महाराष्ट्र में जिस समाज से पंकजा और वामन राव संबंध रखते थे, वहां पर इसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता था। जिसके सिर पर जटा आ जाती उसे भगवान शिव को समर्पित मान लिया जाता था तथा उसे सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। इनका अपमान भगवान शिव का अपमान होता है और इससे भगवान शिव का श्राप लगता है, ऐसी मान्यता है। पंकजा ने जब वैशाली के सिर पर जटाएं देखी तो उसने पंकजा को रोज धूप बत्ती दिखाना चालू कर दिया। इस कार्य में गोपीनाथ और माधव राव को भी शामिल होना पड़ता था। भगवान के नाम पर सभी डरते हैं, इसलिए अब माधव राव ने भी वैशाली को हाथ लगाना बंद कर दिया। इस प्रकार से महादेव ने अपने भक्त को बचाने की व्यवस्था कर दी, ऐसा हम सोच सकते हैं। इस सब से वैशाली बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और भगवान शिव के प्रति उसकी आस्था भी दोगुनी हो गई। उन्होंने एक ऐसे संकट से उसे बचा लिया था जिसके विषय में वो किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। परिवार का मामला होने की वजह से अपने सीने पर बोझ लेकर चल रही थी। जब परिस्थितियां सामान्य हो गई तो वैशाली ने भगवान शिव की आराधना भी पूरे जोरों से प्रारंभ कर दी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी दोगुने जोश से करने लगी। अब उसका विचार था कि किसी भी तरह से परीक्षा देकर गांव लौट जाना है ताकि इन सब से पिंड छूटे। 3 महीने उसने ताबड़तोड़ मेहनत की और परीक्षा देकर गांव लौट गई। इस बीच में उसकी पीएससी की परीक्षाएं भी थीं, वो भी उसने पूरी तैयारी के साथ दी। गांव में लौटने के बाद गांव वालों ने भी उसका सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। गांव में भी सिर पर जटा आने का मतलब भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होना माना जाता था। वैशाली को यह सब बहुत सुखद नहीं लगता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब घर में भी माता पिता उसे धूप बत्ती दिखाया करते थे। सभी लोग उससे काफी सम्मान से बात करते। परीक्षा का रिजल्ट आया। वो यूनिवर्सिटी में 4थे नंबर पर आई। ये सभी के लिए बेहद खुशी की बात थी।
इससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब पीएससी का रिजल्ट आया और वैशाली का सिलेक्शन महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पद पर हो गया। सिर की जटाओं की वजह से उसकी गिनती आम लोगों में नहीं होती थी। सभी लोग उसे एक अलग ही निगाह से देखते थे। जब सारे लोग आपको किसी दूसरे प्रकार का प्राणी मानकर देखने लगे तो अजीब लगने लगता है। वैशाली के पास कोई दूसरा मार्ग भी नहीं था, क्योंकि सिर की जटाएं वैसी की वैसी बनी हुई थी। उसकी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही थी। वो कई घंटे भगवान शिव की पूजा आराधना में लगी रहती है और बाकी समय अपने कार्यालीन कार्य करती है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।